बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि विंड एनर्जी से हम किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। एनर्जी फ्रॉम बायोमास हमने डिस्कस किया। मास एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टाइन की इक्वल टू MC स्क्वायर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स किस तरह जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स फाइनली हम ले सकते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि मैंने आपको बताया था कि जब तमाम की तमाम एनर्जीज़ हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, तो आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे हम ये करेंगे कि ये जो एनर्जी है इसका डेफिनेटली इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर है। अगर आपने बर्निंग ऑफ ऑयल देखा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और आप जब भी कोई भी किसी भी टाइप की जो एनर्जी को आप यूटिलाइज़ करते हैं तो उसके नतीजे में इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो आज हमने वो डिस्कस करना है कि एनर्जी और इन्वायरमेंट क्या है। फिर हमने कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स डायग्राम देखनी है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसकी फ्लो शीट डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे एफिशिएंसी क्या है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी सिस्टम को देखने के लिए, और हम कितनी उसके लिए इनपुट हम देते हैं और हमें आउटपुट क्या मिलती है। तो हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कितने % जो है वो सक्सेसफुल हैं किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए। तो पेज नंबर 134 ओपन कर लें। और अगेन मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं, नॉइज़ है, नॉइज़ आल्सो कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन भी हम साथ साथ है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ें जो है हमें साथ लेकर चलनी होती हैं तो होप्स हो कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर हो रही होगी। और जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस बैकग्राउंड में है उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। और पेज नंबर 134 आप ओपन करें। हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। वो कहते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन डेट कंसिस्ट ऑफ नॉइज़। तो सबसे पहले नॉइज़ की हमें आ रही है, बार बार हमें डिस्टर्बेंसेज है। एयर पोल्यूशन जो कि हवा की आलूदगी है। वाटर पोल्यूशन मे अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जीज। तो ये आपके पास आ गई। पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट डेट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लीजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। तो ये क्वालिटी जो है इन्वायरमेंट की चेंज कर देता है जिससे आपको रहने में या वहाँ पर सर्वाइव करने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट डेट डिस्टर्ब लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के लगने की वजह से, आपकी ऑटोमोबाइल गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाले जो धुएं की वजह से, या और प्लांट्स के कम होने की वजह से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या बनाती हैं, थर्मल पोल्यूशन बनती है। थर्मल पोल्यूशन अपसेट द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड इंडेंजर्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। और डेफिनेटली अगर आपके पास दर्जा हरारत एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अब जो है गर्मी की वजह से अमवात भी ज़्यादा होती जा रही है। उसकी दो वजूहत है। एक तो इंसान के अंदर रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि वो मशीनरी का आदी हो गया है, वो खुद एक्सरसाइज कम करता है, या हम AC के ज़्यादा आदी हो गए हैं। तो जब हम थोड़ी सी हीट वाली जगह पे जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अब वो रेजिस्टेंस नहीं रही हीट को बेयर करने की, जिसकी वजह से भी, और इसके अलावा वैसे भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर। एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल हैं। एयर के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डेफिनेटली अनवांटेड है। नेचुरल प्रोसेस सच एज वोल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स एड पोल्यूटेंट टू द एयर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एयर की आलूदगी का सबब बनती हैं। दीज पोल्यूटेंट्स रियली बिल्ड अप फॉर हार्मफुल लेवल्स। ऑन द अदर हैंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट इज होम्स, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये मैंने आपसे अभी बताया कि घरों से निकलने वाली चीज़ें, एयर पोल्यूटेंट्स, धुआं या जो आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हार्मफुल अमाउंट आपकी रखती हैं। ऑल पावर प्लांट्स, जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट हीट। पावर प्लांट क्या करता है, हीट को लेता है, या तो वो टरबाइन को वो चलाएगा स्टीम की मदद से, तो वो जितनी हीट वाटर को टरबाइन स्टीम बनाने में यूज़ होगी, बाकी वो क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा। इजेक्ट कहाँ करेगा, एनवायरनमेंट में करेगा। तो आपको मिल तो इलेक्ट्रिसिटी रही है, लेकिन असल में आपको क्या हो रहा है, उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए ही, बनाते ही आपने टेम्परेचर को राइज़ कर दिया। तो जिस इलेक्ट्रिसिटी से आपने सिर्फ पंखा चलाना था तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से अब आपको AC चलाना पड़ रहा है। फिर जब आपको AC चलाना पड़ रहा है तो आपके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्लांट फिर एक और लग गया, वो एक और ऐड हो गया। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ भी ऐड करते रहे, तो डेफिनेटली हम अपनी सहूलतें भी लेते जाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो हम उसको अपने ही इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूट भी कर रहे हैं। तो the heat released into a lake or a river on an ocean upset the balance of life in them. Unlike other power plants, nuclear power plants do not produce carbon dioxide, but they do produce dangerous radioactive waste.
अब बाकियों की तरह क्योंकि बर्निंग प्रोसेस नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, लेकिन जो प्रोसेस है आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। उसके नतीजे में जो रेडिएशंस निकलती हैं जो नज़र नहीं आती है, वो इतनी डेंजरस रेडिएशंस होती हैं कि एक दो जो इंसिडेंट्स जो दुनिया में हुए हैं पावर प्लांट का ब्लास्ट होना, तो वो 30 फीट मोटी कंक्रीट की जो वॉल्स थी वो पिघल गई थी। 2005-6 का मेरा ख्याल वाक़या है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक पावर प्लांट था जिसके अंदर काम करने वाले तो बेचारे पिघल ही गए, तो उसके जो बाउंड्री वॉल थी 30 फीट जो है 30 फीट जो है वो मोटी जो है वो उसकी कंक्रीट की जो वॉल्स थी वो पिघल गई बिल्कुल। जो आयरन था, सरिया था, जो मटेरियल था, इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होती है, पिघला के रख देती है हर चीज़ को, तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन डेफिनेटली कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर वो बाहर तो नहीं निकल रही होती, वो रिएक्टर्स के अंदर होती है, लेकिन इंसिडेंट है वो कभी भी हो सकता है। तो लिहाजा ये भी एक डेंजरस पॉइंट है इसका। इन मैनी कंट्रीज़ वो कहते हैं जो बहुत सारे ममालिक में गवर्नमेंट ने कुछ पास किए हैं लॉ कि आप इस हद तक जो है सर्टन लिमिट तक आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो जुर्माना होगा या फिर आपको प्लांट बंद करना होगा। सम ऑफ दीज लॉ लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल आर अलाउड टू गिव ऑफ टू मीट दीज कंडीशन फॉर ऑटोमोबाइल। न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स, दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सम pollutant gases। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ लेड। अब आप देखें ऐसा हम वैसे इलेक्ट्रिसिटी बैटरी वाली गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं, सही होगा कम से कम बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक तो फ्यूल की अमाउंट आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा उसके नतीजे में जो बनने वाली गैसेज हैं उसका आपको इस्तेमाल जो है वो ईजी हो जाएगा, वो ये नहीं होगा कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी। तो ये भी है। इंजीनियर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार इंजन दैट आर यूज इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी बताया इंजन एनर्जी सोर्स अदर देन डीजल एंड पेट्रोल, तो इसके अलावा पे वो काम कर रहे हैं। Many individual committees have laws which protects their areas from pollution. Individual can help to control air pollution simply by reducing the use of cars and other machines that burn fuel. Sharing rides and using public transportation are the way to reduce the number of automobile in use. ठीक हो गया? ओके जी, ये था एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। अच्छा खासा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी आपकी सब हेडिंग्स बन सकती है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से तैयार करके उसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 135 पर फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। हम देख रहे हैं कि एनर्जी कन्वर्टर जो है वो किस तरह करता है। देखें सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप देखें। इलेक्ट्रिक लैंप सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी एज अ इनपुट के तौर पर लेते हैं और आउटपुट के तौर पर हमें दो ही चीज़ें देता है, या तो हीट एनर्जी देता है या फिर लाइट एनर्जी देते हैं। लाइट यानी रोशनी, हीट यानी कि हरारत जो उसके अंदर मौजूद होती है, ये दो ही चीज़ें देता है। एनर्जी सेवर हमें सिर्फ क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है, उसमें हीट इतनी नहीं होती। व्हीकल जो होती है रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई लेवल रोड पर जा रही हो तो वो केमिकल एनर्जी अपने पेट्रोल की, अपनी फॉसल फ्यूल की एज अ इनपुट लेता है, और आउटपुट के तौर पर हमें या तो क्या देता है, हीट एनर्जी देता है जो कि इग्निशन ऑफ द फ्यूल की वजह से हीट निकलती है, या फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है साउंड एनर्जी जो कि शोर होता है, इंजन चलने का बिल्कुल शोर होता है, और फिर हमें क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से फिर वो इंजन जो है वो रन करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है। उसके नतीजे में हमें सिर्फ दो चीज़ें तो वेस्ट में जाती हैं, साउंड और हीट तो हमें चाहिए नहीं होती, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि वो दो चीज़ें भी इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती हैं, तो हमें एज वर्क डन जो है वो फिर क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो एज आउटपुट होता है। पावर स्टेशन किस तरह काम करते हैं? पावर स्टेशन करते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपको मिलती है वाटर की वजह से, स्टोर वाटर की तरफ से, उसके बाद आपको आउटपुट में मिलती है हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। जब पानी एक दूसरे से या किसी भी वॉल से जाकर या किसी भी जाकर, तो वो एक तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी मिलती है, एक आपको शोर बहुत ज़्यादा होता है, नॉइस। वहाँ पर अगर आप कभी डैम पर आपका जाना हो और आपने देखा होगा तो वो बहुत पानी का शोर होता है अच्छा खासा, और हमें फ्लोइंग वाटर जो है वो मिलता है, और उसके अलावा वर्क डन जो है मिलता है, और फिर हम एज इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से फिर हमें आउटपुट जो है वो हीट एनर्जी और नॉइस। तो ये तीन फ्लो शीट डायग्राम्स हैं, ये आपने अच्छी तरीके से बना लेनी है क्योंकि ये भी आमतौर पर पूछ ली जाती है। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एफिशिएंसी। अब हम ये देखेंगे कि हमने अपने एनर्जी यूज़ करने के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली है या हमने जो कुछ भी बना लिया, अब हम उसको मशीनरी में इंजेक्ट करते हैं एज अ इनपुट। तो हमें आउटपुट के तौर पर मशीन, यानी मेरा पेट्रोल है तो मुझे कितना आउटपुट मिलती है, मेरी ड्रिल मशीन है तो मुझे कितने मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी मुझे देनी पड़ती है, मुझे आउटपुट कितना मिलता है, मुझे अपना वाटर पंप कितनी देर तक चलाना पड़ता है, कितनी सर्टेन हाइट पर पानी लेकर जाने के लिए मुझे आउटपुट क्या मिलता है, मुझे इनपुट क्या देना पड़ता है। इस सारे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी के कितनी एफिशिएंट है कोई भी मशीनरी। तो वो कहते हैं एफिशिएंसी होता है हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन। वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ मशीन। हम बहुत सारी एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं दिस नेसेसरी फॉर अ मशीन टू वर्क। उसको ज़रूरी होती है कि ज़रूरत होती है कि हम एनर्जीज देंगे तो वो काम करेगी।
Human machine also need energy to do a variety of work. We take food to fulfill the energy need to our body. Definitely हमें भी सर्वाइव करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, जूसेस लेते हैं, पानी पीते हैं, हम भी अपने एनर्जी लेवल को अप करते हैं. We give some form of energy to machine as an input to get useful work done by them as output. हम अपने मशीनरीज को एज अ इनपुट कुछ एनर्जी देते हैं, और जिसके नतीजे में वो हमें आउटपुट के तौर पर कोई काम कर देती है. फॉर एग्जाम्पल का इलेक्ट्रिक मोटर की बात ले लें, मे बी यूज टू पंप वाटर. पंप वाटर जो है, वाटर को पंप करने के लिए नहीं, ग्राउंड लेवल से हम एक सर्टन हाइट तक लेके जाने के लिए करते हैं. टू ब्लो एयर, एयर को ब्लो करने के लिए. वॉश क्लॉथ, हमें कपड़ों को धुलवाने के लिए. ड्रिल होल्स, हमें सुराख करने के लिए. और फॉर एटसेट्रा फॉर डैट दे यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली हमारी इस्तेमाल करते हैं. हाउ गुड अ मशीन इज़, हमें कैसे पता लगेगा कोई मशीन कितनी अच्छी काम कर रही है? तो डिपेंड हाउ मच आउटपुट वी ऑब्टेन, हमें पता लगेगा कि कितना मैक्सिमम हमें जो है. अब लेट्स सपोज कि मैं 2 पर्सन से लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेटा आपने ये दो दीवारें हैं वो बनानी है. तो एक शख्स जो है वो एक दीवार बहुत जल्दी बना देता है, और एक शख्स जो है थोड़ी लेट करके बना देता है. तो मैं तो ये कहूँगा ना, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसने मिनिमम टाइम में मुझे मैक्सिमम आउटपुट कर दे दिया. तो इसी तरह हमें जो मशीन जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देती है, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी काम कर रही है. तो इसका मतलब रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू इनपुट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रेशो जो है आउटपुट ओवर इनपुट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी कि कितना आउटपुट मिल रहा है और कितना हमें क्या करना पड़ा, इनपुट देना पड़ा. और फिर अगर हम इसको परसेंटेज में ले लें, तो ये हमारे पास जो है क्या हो गई, एफिशिएंसी जो है आपके पास बन जाएगी. ओके, it is called the efficiency of a machine. Defined as efficiency of a system is the ratio of required form of energy obtained from a system as the output to the total energy given to it as the input. तो जितना सिस्टम है में हम एज अ इनपुट एनर्जी देंगे, और उसके बाद हमें वो सिस्टम जितने आउटपुट देगा, इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी. और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहें, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये क्या बन जाती है, परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाती है. आइडियल सिस्टम तो ये, मैं ये कहूँ कि मुझे 100% आउटपुट मिले. मतलब अगर मैंने 100 इनपुट है, इनपुट 100 समझ लें चलें रुपीज़ का मैंने कोई इनपुट दिया, तो मुझे 100 रुपीज़ वाला ही काम वापस मिल जाए. ये आइडियल है, ये हमारी सोच है. हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. हर मशीन इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद अगर आपने ड्रिल करनी है किसी भी वॉल के अंदर, तो फ्रिक्शन है, हीट निकलती है. जैसे भी हमने लास्ट डायग्राम में देखा कि हमें एक काम नहीं मिलता, उसके साथ हमारी एनर्जीज वेस्ट होती हैं, हीट के तौर पर होती है, और नॉइज़. हीट और नॉइज़ तो कन्फर्म है. और तीसरी चीज़ जो कन्फर्म है वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हर जगह आपको मिलेगी. मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन है मिलेगी. हर चीज़ रेजिस्ट करती है मोशन, अपोज करती है मोशन को. लिहाजा ये 3 चीज़ों में भी हमारी एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है. तो इन 3 चीज़ों का तो हमें काम नहीं मिलता, हमें काम मिलना होता है जो. तो लिहाजा हमारा जो एफिशिएंसी होती है डेफिनेटली वो 100% नहीं हो सकती. लेकिन एन आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव एन आउटपुट इक्वल टू द टोटल एनर्जी यूज्ड बाय, यानी जितना उसने एनर्जी यूज़ की उतनी आउटपुट मिले, वो एन आइडियल है. बट वो कहते हैं इन अदर वर्ड इट्स एफिशिएंसी 100%. पीपल हैव ट्राइड टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम दैट वुड बी 100% एफिशिएंट, बट प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट. ये हो ही नहीं सकता कि 100% जो आपको एफिशिएंट हो रहे, बट प्रैक्टिकली सच अ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट. एवरी सिस्टम मीट एनर्जी लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन दैट कॉज हीट, नॉइज एट्सेट्रा. दीज आर नॉट द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट. और ये हमारे किसी काम की नहीं होती, तो ये वेस्ट जाती है. तो लिहाजा दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल द एनर्जी given to a working system. The energy in the required form obtained from a working system is always less than the energy given to it as output. तो हमें जो भी हम आउटपुट देते हैं मिलती है हमें, वो हमेशा कम होती है जितनी हमने उसको इनपुट दी हुई थी. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे. तो एफिशिएंसी से रेलिवेंट आज हमने एक एग्जांपल भी करनी है. एग्जांपल है जी 6.5. उसने कहा एक साइकिलिस्ट है जो कि 12 जूल जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है. तो यूज़फुल वर्क जो है आपके पास कितने हैं, 12 जूल. वाइल पेडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 जूल ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी. तो वो कहते हैं एफिशिएंसी कितनी है. तो हमें देख लें कि वर्क डन जो है वो कितना है. एफिशिएंसी क्या है जी, आउटपुट ओवर इनपुट. तो डेफिनेटली जो आउटपुट है इसकी वो हमें कितनी मिल रही है जी, आउटपुट हमें मिल रही है 12 जूल का वो काम कर, और हम उसको दे कितने रहे हैं, 100 जूल एज अ फूड या जो भी मल्टीप्लाई है, आप इसको 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12%. बस ये जो सिस्टम है ये कितना परसेंट एफिशिएंट हुआ, 12% जो है वो ओनली एफिशिएंसी है साइकिलिस्ट की. तो जो कि क्या कर रहा है, हमें 12 जूल एज अ वर्क डन करके दे रहा है, जबकि वो यूज़ कितनी कर रहा है एनर्जी, 100 जूल यूज़ करके वर्कआउट हमें कितना दे रहा है 12 जूल का. तो हमें एफिशिएंसी कितनी हुई, सिर्फ 12%.
तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया बेटा वो है एनर्जी एनवायरनमेंट, फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर, एफिशिएंसी और एग्जांपल हमने जो है आज एक डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छे तरीके से लेक्चर को प्रिपेयर कीजिएगा, प्रिपेयर करके आपने मुझे इसको सेंड करना है रफ प्रैक्टिस कर और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक होगा पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल, और उसके बाद लास्ट लेक्चर हमारा जो रिमेनिंग एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल रह जाएंगे। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।